नमस्कार। वीडियो लेक्चर की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पुष्यमित्र शुंग एवं उसकी उपलब्धियां। तो आज हम जानेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में। शुंग वंश कौन था? पुष्यमित्र शुंग ने उसकी क्या क्या उपलब्धियां रही, वो कब शासक बना। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात हम देखते हैं कि उत्तरी भारत में एक नए राजवंश का उत्थान हुआ जो भारतीय इतिहास में शुंग वंश के नाम से विख्यात है। पुराणों के अनुसार मौर्य वंश का अंत तथा पुष्यमित्र शुंग का सिंहासनारोहण 184 ईस्वी पूर्व में हुआ था। शुंग राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुराणों के अनुसार लगभग 187 ईस्वी पूर्व में उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी थी जब वो सेना का निरीक्षण कर रहा था और स्वयं एक नए राजवंश की नींव डाली। पुष्यमित्र शुंग के बारे में हमें साहित्यिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, जैसे पतंजलि का महाभाष्य, पुराण, कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, बाणभट्ट का हर्षचरित, जैन लेखक मेरुतुंग की थेरावली, तारानाथ का बौद्ध धर्म का इतिहास। इन सब ग्रंथों में हमें शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और शुंग वंश के इतिहास के विषय में जानकारी के लिए जो अभिलेखी साक्ष्य हैं वो है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख और धनदेव का अयोध्या अभिलेख। भरहुत और सांची के स्तूपों से भी इस शुंग वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग के सभी साक्ष्यों में हम देखते हैं कि उसने सेनापति या सेनानी की उपाधि दी गई है। तो पुष्यमित्र आजीवन सेनापति ही बना रहा, उसने राजा की उपाधि धारण नहीं की थी। उसने मौर्य साम्राज्य के बिखराव को रोकने का प्रयास किया। पुष्यमित्र शुंग का जो शासनकाल है वो 184 ईस्वी पूर्व से लेकर 148 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। पुराणों के अनुसार उसने 36 वर्ष तक शासन किया। अब हम देखेंगे उसने सबसे सर्वप्रथम उसने अपने साम्राज्य का संगठन किस प्रकार किया। तो पुष्यमित्र शुंग ने जब उसने सत्ता प्राप्त की थी तो मौर्य साम्राज्य का बिखराव हो रहा था। मौर्य साम्राज्य के बिखराव को रोकने का प्रयास पुष्यमित्र शुंग ने किया और पुष्यमित्र शुंग ने रक्त से अपना राज्य आरंभ किया था और रक्त से ही उसे कायम रखा और अंत तक अपनी सेना से संबंध बना रहा। किसी भी नए शासक के लिए साम्राज्य के विभिन्न भागों को नियंत्रित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। पुष्यमित्र ने राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कायम करते ही इस दिशा में प्रयत्नशील हो गया। उसने कौशल, वत्स और अवंती पर पुनः अपनी पकड़ मजबूत की। विदिशा में अपने पुत्र अग्निमित्र को उपराजा के रूप में नियुक्त किया। अयोध्या अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि राजा का एक प्रतिनिधि कौशल में भी नियुक्त किया गया था। इस प्रकार से विभिन्न भागों पर, साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करके उसने केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया। दूसरा आता है विदर्भ विजय। इसके विदर्भ के साथ में युद्ध पुष्यमित्र शुंग के राज्य की प्रमुख घटनाओं में सबसे इम्पोर्टेंट है। विदर्भ के लिए लड़ा गया युद्ध मालविका अग्निमित्रम से, इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी प्राप्त होती है। विदर्भ
विदर्भ कहाँ था? आधुनिक जो बरार है उसे विदर्भ कहा जाता था। ये पहले मौर्य साम्राज्य का अंग था, जिसका शासक यज्ञसेन था। वह मौर्य साम्राज्य के एक मंत्री का निकट संबंधी था। सम्राट बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र ने मंत्री को बंदी बना लिया था। शायद इसी समय विदर्भ का प्रांतीय शासक यज्ञसेन स्वतंत्र हो गया और पुष्यमित्र, जिसने मौर्य साम्राज्य को हथिया लिया था, ऐसे व्यक्ति को सहन नहीं कर सकता था। तो पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र, जो दक्षिण के पुष्यमित्र ने अग्निमित्र को विदर्भ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। अग्निमित्र ने युद्ध का संचालन बड़ी चतुराई से किया और यज्ञसेन के चचेरे भाई माधवसेन को अपनी ओर मिला लिया। यज्ञसेन पराजित हुआ और पुष्यमित्र शुंग की अधीनता उसे स्वीकार करनी पड़ी। इस युद्ध के फलस्वरूप विदर्भ दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग का स्वामी माधवसेन और दूसरे भाग का यज्ञसेन। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पुष्यमित्र का प्रभुत्व दक्षिण भारत में भी स्थापित हो गया। इसके बाद है यवन युद्ध, यवन आक्रमण। पुष्यमित्र के सिंहासनारूढ़ होते ही यवनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। यवनों के प्रथम आक्रमण का नेता यूनानी राजकुमार ड्रेमेटियस था। यवनों ने अयोध्या पर अधिकार कर लिया और पाटलिपुत्र की ओर बढ़े। मगध की सेनाओं ने शत्रु को युद्ध में पराजित किया और उन्हें मार भगाया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यवनों के अपने देश में सहसा विद्रोह उठ खड़े हुए, इसलिए वे बिना युद्ध किए ही अपने देश लौट गए थे। यवनों का द्वितीय आक्रमण कहते हैं कि पुष्यमित्र के अंतिम वर्षों में हुआ, जबकि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तो पुष्यमित्र के समय की ये जो महत्वपूर्ण घटना है, यवनों का आक्रमण, इसके कारण पश्चिमोत्तर सीमा से यूनानियों को आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया था। और वसुमित्र जो था पुष्यमित्र शुंग का पौत्र, वो अश्वमेध का घोड़ा घुमा रहा था, रक्षा के लिए घूम रहा था। तभी सिंधु नदी के किनारे यवनों ने उसे पकड़ लिया और दोनों में युद्ध हुआ। संभवतः ये सिंधु नदी पंजाब की ही सिंधु नदी थी, क्योंकि विदिशा से काफ़ी दूर थी। तो फलतः युद्ध अनिवार्य हो गया। वसुमित्र ने यवनों को परास्त कर यज्ञ का अश्व वापस ले लिया और यवन आक्रमण संभवतः ड्रेमेटियस के नेतृत्व में ही हुआ था। यवनों पर विजय पुष्यमित्र शुंग की महान उपलब्धि थी। इसके बाद है अश्वमेध यज्ञ। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ का संपादन एक ऐतिहासिक तथ्य है और इस तथ्य की सूचना हमें पतंजलि के महाभाष्य और अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, क्योंकि इस परंपरा को, अश्वमेध यज्ञ की परंपरा को पुष्यमित्र शुंग ने फिर से प्रारंभ किया था। इसके बाद है ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार। पुष्यमित्र शुंग बहुत धर्मपरायण व्यक्ति था और ब्राह्मण धर्म का महान संरक्षक था। उसके शासनकाल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार हुआ, जिसके कारण वो अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त करने में सफल हुआ। देश के धार्मिक क्षेत्र में उसका महत्व बढ़ा। सूर्य और अग्नि की पूजा होने लगी, यज्ञों में पशु बलि दी जाने लगी, संस्कृत भाषा का महत्व फिर से कायम होने लगा, अश्वमेध यज्ञ फिर से संपन्न होने लगे। पुष्यमित्र ने पतंजलि इनके पुरोहित थे और उन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखकर संस्कृत दुर्बोधता को दूर करवाया। बहुत से विद्वानों का मानना है कि मनुस्मृति भी इसी काल में लिखी गई थी। तो स्पष्ट है पुष्यमित्र शुंग ने ऐसे बहुत सारे कार्य किए जिससे कि ब्राह्मण धर्म की नवीन चेतना प्राप्त हुई।
इसके बाद है पुष्यमित्र और बौद्ध धर्म। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का विरोधी और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का उत्पीड़न करने वाला बताया गया है। दिव्यावदान के अनुसार उसने बौद्ध विहारों को नष्ट करवाया, भिक्षुओं की हत्या करवाई और कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने यह घोषणा करवाई थी कि प्रत्येक बौद्ध सिर के बदले वह 100 स्वर्ण मुद्राएं देगा। और साकल का प्रसिद्ध बौद्ध विहार उसकी आज्ञा से नष्ट करा दिया गया। तारानाथ लामा ने भी ऐसा कहा कि उसने मठों को नष्ट करवा दिया। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य कुछ और ही सिद्ध करते हैं। विदिशा के पास भरहुत और सांची के स्तूप और वेदिकाओं के रूप में प्राप्त बौद्ध स्मारक शुंग काल के हैं। अतः शुंगों पर धार्मिक कट्टरपन का आरोप लगाना उचित नहीं है। संभवतः यह हो सकता है कि बौद्धों के प्रति पुष्यमित्र के विरोध का कारण राजनीतिक रहा हो और वह स्वयं ब्राह्मण था, जबकि मौर्य शासकों का झुकाव बौद्धों की तरफ था। तो उसके शासक बनने पर पश्चिमोत्तर के बौद्धों ने संभवतः चिढ़कर यूनानियों को सहयोग दिया हो और इसी कारण उनको दंडित करने के लिए उसने वहाँ उनका दमन किया। यदि इसका कारण धार्मिक होता तो अपने गृह राज्य के पास के बौद्ध केंद्रों को पहले नष्ट करता, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा उसने नहीं किया। इसके बाद आते हैं हम प्रशासनिक व्यवस्था उसकी किस प्रकार की थी। पुष्यमित्र शुंग एक विजेता होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक भी था। उसने अपने राज्य को अपने 8 पुत्रों में विभक्त कर दिया था, जो राज्य के विभिन्न भागों पर सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। हालांकि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी पतंजलि और कालिदास की रचनाओं में उसके परिषद और मंत्री परिषद के विषय में जानकारी अवश्य मिलती है। पुष्यमित्र ने शासक बनने के बाद भी कोई विशिष्ट राज पदवी धारण नहीं की थी। उसकी उपाधि सेनानी और सेनापति तक ही बनी रही। उसके उत्तराधिकारी पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्ष तक शासन किया और उसकी मृत्यु लगभग 148 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। पुष्यमित्र के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना और इसका शासन भी 8 वर्षों तक बना रहा। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूति था और उसका वध उसके मंत्री वासुदेव कर्ण ने करवा दिया और इस वंश का अंत हो गया। अब हम जानेंगे शुंगकालीन संस्कृति और कला के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास, धर्म, कला, साहित्य के क्षेत्र में शुंग शासन का एक विशिष्ट स्थान है। शुंगों ने मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात पुनः राजनीतिक एकीकरण और स्थायित्व कायम करने का प्रयास किया और पुष्यमित्र शुंग ने एक ऐसे सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की जो उसकी मृत्यु के बाद भी अर्ध शताब्दी तक अस्तित्व में रहा। शुंगों ने नंदों और मौर्यों के समय की खोई हुई वैदिक प्रतिष्ठा को नया जीवन दिया। ब्राह्मण राजवंश स्थापित होने के कारण वैदिक यज्ञ, हवन आदि शुरू हुए। स्वयं पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनका उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। भागवत धर्म का प्रचार, विशेष प्रसार इस काल में हुआ, जैसा कि हेलियोडोरस के बेसनगर स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। कला के क्षेत्र में हम देखें, भरहुत और सांची के स्तूप इस काल की कला के सुंदर नमूने हैं और भरहुत की स्तूप की एक वेदिका पर शुंगनमरजे लिखा हुआ है। बेसनगर का गरुड़ ध्वज भी इस काल की कला का सुंदर नमूना है। विदिशा में कला की एक विशिष्ट शैली का विकास हुआ। मनुस्मृति की रचना भी इसी समय आरंभ हुई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक धर्म के अनुरूप समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और वर्ण व्यवस्था को दृढ़पूर्वक स्थापित कर दिया गया। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महत्वपूर्ण टीका महाभाष्य की रचना की और जो संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध
ग्रंथ हैं। इस तरह हम देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य के लिए बहुत अधिक कार्य किए। धन्यवाद।